students, this is online session of class 12 and I am discussing chapter first, that is electric charge and fields. लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा जूम पर हुआ था स्टूडेंट्स, और उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया था। आज हम उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, जब हमारा पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक्सियल लाइन में रखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ था, एक बार से दोबारा रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। अब इससे इसी की एक एक्सियल लाइन में पॉइंट है हमारे पास P। ठीक है, अब इस पर दो फील्ड लग रहे हैं, दो फील्ड अप्लाई हो रहे हैं, एक तो है माइनस चार्ज की वजह से और एक है प्लस चार्ज की वजह से। माइनस चार्ज की वजह से जो चार्ज लगेगा वो अट्रैक्शन वाला होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब प्लस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, और जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो E1 और E2 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी लास्ट लेक्चर में। E1 इक्वल टू Q/4πε0 A + R होल स्क्वायर, E2 Q/4πε0 R - A होल स्क्वायर। अब यहाँ पर E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि ये फ्रैक्शन नेगेटिव है, कम होगी इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर E2 इज ग्रेटर देन E1, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? E2 की डायरेक्शन में होगी। अब आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी दैट इज E इक्वल टू E2 - E1। ठीक, दोनों अपोजिट हैं तो नेगेटिव हो जाएगी, और E1 E2 की वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए इसको पॉजिटिव रखा और इसको नेगेटिव। तो यहाँ पर जो नेट E आएगा, E2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? वैल्यू पुट कर दूंगा Q/4πε0 R - A का होल स्क्वायर, सेम माइनस Q/4πε0 R + A होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जो समझने वाला पोर्शन था वो हो चुका है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसको। E इक्वल टू, जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे, Q/4πε0 कॉमन ले लिया यहाँ से, अंदर क्या बचेगा? 1 - 1/R + A होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फैक्टर हमें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 3-4 स्टेप्स हैं इससे आगे, ध्यान से देखेंगे इसको। E इक्वल टू Q/4πε0 R - A R + A स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, R + A होल स्क्वायर माइनस R - A होल स्क्वायर। E इक्वल टू Q/4πε0 E इक्वल टू Q/4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ये फैक्टर सिंप्लीफाई होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर का जो फैक्टर होगा इसमें नेगेटिव वाले पोर्शंस कट जाएंगे, और जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? 2RA + 2RA दैट इज 4RA। ये फैक्टर बचेगा हमारे पास सिंप्लीफाई होकर। ठीक, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। E इक्वल टू Q/4πε0, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 2A × 2R, 2A × 2R अपॉन R² - A²।
क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नाउ अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू Q इंटू 2A, Q इंटू 2A को मैं क्या लिख सकता हूं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी मैंने आपको बताया था वेक्टर E इक्वल टू यहां पर हो जाएगा P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, जिसमें हम मान लेते हैं R इज वेरी मच ग्रेटर देन A। तब हम क्या करेंगे? R को A को नेग्लेक्ट कर देंगे। हियर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो इट इज नेग्लेक्टेड बाई A। इसको हम क्या करेंगे? A को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये जो टर्म है इसको हम छोड़ देंगे। तो फाइनली वी गेट E इक्वल टू P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये टर्म हमने छोड़ दी और इट इज स्क्वायर। ठीक है, अब R की पावर 2 यहाँ पे है बाहर और यहाँ पर R स्क्वायर है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर R रेज टू दी पावर 4। फाइनली वी गेट E इक्वल टू P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेज टू दी पावर। एक R से कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेंगी 3। E इक्वल टू P इंटू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। This is the final electric field intensity at point P due to the electric dipole moment। इस डाइपोल मोमेंट की वजह से वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है P पर, वो कितनी है स्टूडेंट्स? E इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यहां से हम देखेंगे इसको, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q। ठीक है, R क्यूब के। क्लियर है ये पॉइंट? इसको देख लीजिए एक बार। डन। चलिए एक बार इस डेरिवेशन को अपने आप करके देखेंगे, बहुत इजी डेरिवेशन है। एक बार जब आप अपने पेन से इसको करके देखेंगे अपनी नोटबुक में, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें ये किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सेकंड टास्क था एक्सियल वाला तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी कि इसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है वहां पर, तो वहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन field intensity on equatorial line of an electric dipole moment of an electric dipole. ठीक, सबसे पहले डायग्राम समझेंगे। डायग्राम अगर इसमें समझ में आ जाता है तो फिर बहुत इजी है ये समझने के लिए। देखिए यहाँ पर एक डाइपोल मैंने ले लिया, सपोज मान लीजिए दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इस पॉइंट पर मुझे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये डाइपोल है और इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर मैंने एक पॉइंट लिया, उससे ऊपर वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट को सपोज मान लीजिए P बोल दिया मैंने, इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया। ठीक, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और इसको हमने क्या माना हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक, और जब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा, यानी कि जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो दूर भागेगा और ये जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको बोल दीजिए सपोज E1 और इसको बोल दीजिए सपोज। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इसकी तरफ होगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इससे दूर होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा वो सपोज मान लीजिए कितना होगा, 2 थीटा, या उसको बोल दिया मैंने एक वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होगा इन दोनों का जो वो कहाँ पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। ठीक, तो ये एंगल सपोज थीटा और ये एंगल थीटा। ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सा रिजॉल्व करना है और जो फोर्सेज लगे हुए हैं उन सब फोर्सेज की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले E1 की बात करते हैं। ठीक, E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो गया ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थीटा से कनेक्टेड है उसको मैंने बोल दिया E1 cos थीटा, और यहाँ पर ये जो कनेक्टेड है इसको बोल दिया E1 sin थीटा। E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो हमारा E2 इंटेंसिटी है इसको भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका सेम E1 की डायरेक्शन में लाई करेगा और इसको बोल देंगे E2 cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज E2 sin थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप यहाँ तक। दोबारा से समझ लीजिए, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, दैट इज E1, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी, दैट इज E2, यानी कि इससे दूर की तरफ। ठीक, E1 को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थीटा से कनेक्टेड है उसको बोल दिया E1 cos थीटा, और यहाँ पर इसको E1 sin थीटा। सेम इसी तरीके से E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। अब यहाँ पर E1
और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, E1 इज सेम टू द E2, तो ये दोनों फोर्सेस हमारे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, E1 और E2, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पर। ठीक, अब मेन बात रह जाती है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये वैल्यूज हमें आप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले E1 की बात करते हैं। E1 को किस तरीके से लिखेंगे, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, डिस्टेंस कितनी होगी, इसको बोल दीजिए A, B एंड A, B एंड B, तो अलॉन्ग AP स्क्वायर। ठीक है, AP की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये पॉइंट A और ये भी पॉइंट A, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया R, इट इज R। तो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं AP की। AP की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, √R² प्लस A²। इसी तरीके से यहाँ पर BP की वैल्यू ये भी आएगी √R² प्लस A²। ठीक है, तो फाइनली वी गेट E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √ का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल वैल्यू मिलेगी हमें R² प्लस A²। ठीक है, इसी तरीके से E2 हमारे पास कितना होगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस A²। क्लियर, यहाँ तक E1 और E2 दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, और जो दोनों का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया ये, फिर आगे सिंपल इसकी कैलकुलेशन रह जाती है, सिंपल इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है बस। ठीक, देखिए किस तरीके से, यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, E1 मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में लाई करेगा। ठीक, अब इस डायरेक्शन में क्या है यहाँ पर, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2E cos थीटा। या इसको और थोड़ा सा अगर आपको समझ में ना आया हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, रिजल्टेंट E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E इक्वल टू कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, E1 और E2 सेम है तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ठीक, E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस A²। cos थीटा। ठीक है, cos थीटा पुट कर सकते हैं, E इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस A² एंड cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इस राइट एंगल ट्राइंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास कितना है, इसको अगर मैं O बोल देता हूं यहाँ पर, तो AO अपॉन AP, cos थीटा इक्वल टू AO अपॉन AP।
शायद नीचे आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, इसको यहाँ लिख देता हूँ। E इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए ओ अपॉन ए पी। क्लियर? अब इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ए ओ की वैल्यू आपको पता है कितनी है, E इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू ए पी की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ से E इक्वल टू Q इंटू 2A इसको लिख सकते हैं, ये फिर से डाइपोल बन जाएगा। एंड फाइनली 4 पाई अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एंड फाइनली वी गेट E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अगेन वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन? R इज वेरी मच ग्रेटर देन A। E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। हियर R is very greater than A, so we get E equal to P upon 4 pi epsilon naught and R square raised to the power 3/2। ठीक है, R 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। E इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यानी कि यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो R के क्यूब के इनवर्सली। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन बिल्कुल थोड़े में मिलते जुलते हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर 2p था, E इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यहाँ पर सिंगल p है, यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल में ये वाला रिजल्ट है हमारे पास, और जो एक्सियल का हमने फाइंड आउट किया था, एक्सियल का रिजल्ट क्या था? एक्सियल E इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये एक्सियल का रिजल्ट था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक्सियल का रिजल्ट 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और जो इक्वेटोरियल लाइन है हमारी उसका रिजल्ट होगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली। ठीक, अब पॉइंट हमारा कहीं इस तरीके से है कि ना तो वो एक्सियल लाइन पर है ना वो इक्वेटोरियल लाइन पर है। पॉइंट सपोज मान लीजिए कहीं यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेंथी टॉपिक है, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, इस लेक्चर में हो नहीं पाएगा। ये दोनों आई होप आपको जब समझ में आ गए होंगे, तो ये थर्ड टॉपिक बहुत ईजी है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को रिवाइज करेंगे, कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपको लगेगा तो क्वेरी कर सकते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।